बिल्कुल। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो खेतों तक पानी पहुंचाने की जीवन रेखा है। मेरा मतलब है सिंचाई इंजीनियरिंग की नहरें, यानी कैनाल्स। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो नहरों की बनावट, उनके प्रकार, डिजाइन के जरूरी पहलुओं पर काफी रोशनी डालती है। और ये भी कि उन्हें कैसे मतलब वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को एकदम सरल और स्पष्ट रूप से समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग या इससे जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं और जल्दी से ठोस जानकारी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नहर आखिर है क्या चीज? देखिए, नहर मूल रूप से एक कृत्रिम जलमार्ग है, मतलब मानव निर्मित। इसे पानी को उसके स्रोत से, मान लीजिए कोई नदी है या जलाशय, वहां से खेतों तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो सिंचाई ही है। हाँ, हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि सिंचाई के अलावा और भी उपयोग हैं, जैसे नाव चलाना, नेविगेशन। जी, नेविगेशन के लिए भी, पानी की निकासी मतलब ड्रेनेज, और जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, इन सब में भी इस्तेमाल होती हैं। और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? शायद इसलिए कि खेत पानी के प्राकृतिक स्रोतों से काफी दूर होते हैं। बिल्कुल सही बात। नहरें ही वो तरीका हैं जो पानी को उन दूर दराज के इलाकों तक ले जाती हैं जहां पानी आसानी से नहीं पहुंचता। अब ये जो पूरा सिस्टम है पानी को खेत तक पहुंचाने का, ये काफी व्यवस्थित होता है। स्रोत बताते हैं कि इसे 3 मुख्य स्तरों में बांटा गया है। हाँ, ये वितरण प्रणाली का वर्गीकरण है ना? हाँ जी। पहला है प्राथमिक वितरण प्रणाली। इसमें आपकी मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल आ जाती हैं। दूसरा है माध्यमिक वितरण प्रणाली। इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर नहरें होती हैं। और तीसरा तृतीयक वितरण प्रणाली। इसमें आते हैं वाटर कोर्स और फील्ड चैनल। ये पानी को बिल्कुल खेत के मुहाने तक ले जाते हैं। इन पर हम आगे जब वर्गीकरण पर बात करेंगे तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। पानी वितरण से जुड़ा एक और दिलचस्प सिस्टम का जिक्र है स्रोत में, वाराबंदी। ये सुनने में थोड़ा पारंपरिक सा लगता है, ये क्या है? वाराबंदी, हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये पानी के वाहन मतलब कन्वेंस और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का एक, आप कह सकते हैं, एकीकृत प्रबंधन तरीका है। आसान शब्दों में कहें तो ये तय करता है कि किस किसान की पानी लेने की बारी कब आएगी। एक तरह का टाइम टेबल समझ लीजिए। अच्छा, मतलब टाइम शेयरिंग जैसा कुछ। हम्म। इसका मकसद क्या है? पानी बचाना? हाँ बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य है पानी का समान वितरण हो, सब किसानों को मिले और बर्बादी कम से कम हो। जब हर किसान की बारी तय होती है तो पानी का नुकसान कम होता है और ये भी पक्का होता है कि पानी सही दबाव के साथ खेत तक पहुंचे। ये प्रणाली खासकर उन इलाकों में बहुत कारगर है जहां पानी की कमी रहती है। ये तो पानी मैनेज करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका लगता है। चलिए अब नहर के डिजाइन की तरफ चलते हैं। नहर जमीन पर बनती कैसे है? इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि मुख्यतः 3 तरह के क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि नहर जहां बन रही है वहां जमीन का लेवल क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल या एनजीएल। पहला है कटिंग में नहर, कैनल इन कटिंग। इसमें नहर बनाने के लिए जमीन को काटा जाता है, खोदा जाता है। मतलब नहर जमीन के लेवल से नीचे होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है एनजीएल, वो सबसे ऊपर, फिर पानी का लेवल फुल सप्लाई लेवल यानी एफएसएल, और सबसे नीचे नहर का बेड। दूसरा प्रकार है फिलिंग में नहर, कैनल इन फिलिंग। इसमें नहर जमीन के ऊपर बनाई जाती है, मिट्टी भरकर, तटबंध बनाकर, एम्बैंकमेंट्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, इसमें लेवल उल्टा हो जाएगा फिर? हाँ, इसमें एफएसएल सबसे ऊपर रहेगा, फिर नहर का बेड और सबसे नीचे एनजीएल। और तीसरा प्रकार इन दोनों का मिक्सचर है। आंशिक कटिंग और फिलिंग है ना? जी, आंशिक कटिंग और फिलिंग में नहर, कैनल इन पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग। इसमें नहर का कुछ हिस्सा जमीन काटकर बनता है और कुछ हिस्सा मिट्टी भरकर। यहाँ एफएसएल जो है वो एनजीएल और नहर के बेड के बीच में कहीं होता है, और सबसे ऊपर तटबंध का टॉप लेवल। ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे नहर की लागत पर भी असर पड़ता है और उसकी स्थिरता पर भी। बिल्कुल। अब नहर के क्रॉस सेक्शन के जो अलग अलग हिस्से हैं उन पर आते हैं। स्रोत में कई तकनीकी शब्द हैं, कोशिश करते हैं इन्हें समझने की। जैसे नहर को स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साइड स्लोप्स यानी किनारों की ढलान और बर्म्स। साइड स्लोप्स नहर को अपनी शेप बनाए रखने में मदद करते हैं। इनकी ढलान क्या होगी, ये मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है।
स्रोत एक अहम बात बताते हैं कि कटिंग में यानी खुदाई वाली नहर में ढलान फिलिंग वाली नहर की तुलना में ज्यादा सीधी मतलब स्टीपर रखी जा सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कटिंग में हम जो मिट्टी काट रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से जमी हुई है, ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्थिर होती है। स्रोत के अनुसार कटिंग में ढालान का रेशो करीब 1 हॉरिजॉन्टल डॉट 1 वर्टिकल से लेके 1.5 हॉरिजॉन्टल डॉट 1 वर्टिकल तक हो सकता है, जबकि फिलिंग में जो मिट्टी हम बाहर से लाकर भरते हैं वो उतनी स्थिर नहीं होती, इसलिए ढलान थोड़ी कम सीधी रखी जाती है, करीब 1.5.1 से 2.1 तक। समझ गए। और बर्म्स, इनका क्या रोल है? स्रोत में तो इसके कई फायदे गिनाए हैं। बर्म्स वो एक सपाट क्षैतिज पट्टी होती है, पानी के किनारे और तटबंध यानी बैंक के बीच में छोड़ी जाती है। ये बहुत काम की चीज़ है। ये नहर को क्या कहते हैं, रेजीम कंडीशन में आने में मदद करती है, मतलब एक स्थिर अवस्था जहां ना ज्यादा सिल्ट जमे ना कटाव हो। ये बैंकों को अतिरिक्त मजबूती भी देती है, कटाव से नहर टूटने से बचाती है। और हाँ, भविष्य में अगर नहर को चौड़ा करना पड़े तो उसके लिए भी जगह मिल जाती है। तो ये सिर्फ खाली छोड़ी जमीन नहीं है, डिजाइन का एक सोच समझकर रखा गया हिस्सा है। ये तो हुई स्थिरता की बात। अब पानी को नहर के अंदर रखने और सुरक्षा के लिहाज से कौन से हिस्से जरूरी हैं? इसके लिए मुख्य रूप से हैं बैंक्स यानी तटबंध, फ्रीबोर्ड और डॉबल्स। बैंक्स का काम तो साफ है, पानी को रोकना, पर साथ ही ये इंस्पेक्शन के लिए रास्ता भी देते हैं, आने जाने के काम आते हैं। फ्रीबोर्ड एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है, पानी के फुल सप्लाई लेवल यानी FSL और बैंक के टॉप लेवल के बीच की ऊंचाई, ताकि पानी मान लीजिए लहरें उठें या डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाए तो छलक कर बाहर ना आए। ये फ्रीबोर्ड कितना रखते हैं? ये फिक्स्ड होता है? नहीं, ये फिक्स नहीं होता। ये नहर में कितना पानी बह रहा है उसके डिस्चार्ज पर निर्भर करता है। स्रोत में एक टेबल भी दी गई है। जैसे कम डिस्चार्ज मान लीजिए 1 से 5 क्यूमिक तो फ्रीबोर्ड 0.5 मीटर, और ज्यादा डिस्चार्ज 30 से 150 क्यूमिक तो 0.9 मीटर तक हो सकता है। तो ये एक तरह का वेरिएबल सेफ्टी फैक्टर है। और डॉवल्स, ये क्या होते हैं? डोल्स या डोला भी कहते हैं इनको। ये सर्विस रोड के किनारे बनी छोटी प्रोटेक्टिव दीवारें जैसी होती हैं। इनका उद्देश्य है कि गाड़ियां वगैरह सुरक्षित रहें, किनारे से नीचे ना गिरें, और ये बारिश के पानी से ढलान के कटाव को भी रोकती हैं। एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है ये। कच्ची नहरों में मतलब अनलाइंड कैनाल्स में पानी के रिसाव की सीपेज की समस्या भी होती है। स्रोत में संतृप्ति रेखा और बैकबर्म का जिक्र है, इनका क्या कनेक्शन है? हाँ, देखिए, जब कच्ची नहर से पानी रिसता है तो किनारों की मिट्टी गीली हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेशन लाइन या संतृप्ति रेखा वो लाइन है जो बैंक के अंदर गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी को अलग करती है। अब खतरा यह है कि अगर ये रेखा रिश्ते रिश्ते बैंक के बाहरी ढलान तक पहुंच जाए तो बैंक कमजोर हो सकता है, फिसल सकता है, ढह सकता है। इसीलिए बैंक इतने चौड़े बनाए जाते हैं कि ये सैचुरेशन लाइन बैंक के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। और अगर किसी वजह से बैंक उतने चौड़े नहीं बन पा रहे हो तो? हाँ, ऐसी स्थिति में बैक बर्म या काउंटर बर्म काम आता है। ये बैंक के पीछे की तरफ मतलब डाउनस्ट्रीम साइड पर बनाया गया एक अतिरिक्त बर्म होता है। इसका काम है सैचुरेशन लाइन को बैंक के अंदर ही रोकना और बाहरी ढलान को सुरक्षित रखना। ये खासकर फिलिंग वाली नहरों में ज्यादा जरूरी हो सकता है। निर्माण से जुड़े भी कुछ शब्द हैं, स्पॉइल बैंक्स और बोरोपिट्स, ये क्या है? जी, जब नहर की खुदाई होती है, कटिंग होती है, तो मिट्टी निकलती है। अगर ये निकली हुई मिट्टी किनारों को भरने के लिए मतलब फिलिंग के लिए जरूरी मिट्टी से ज्यादा है तो उस फालतू मिट्टी को नहर के किनारे ही ढेर लगा देते हैं इकोनॉमिकल तरीके से। इसे कहते हैं स्पॉइल बैंक। और इसका उल्टा, अगर भरने के लिए ज्यादा मिट्टी चाहिए और खुदाई से कम निकली है तो हमें बाहर से मिट्टी लानी पड़ती है। उस मिट्टी को लाने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हें बोरोपिट्स कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि कोशिश की जाती है कि ये गड्ढे नहर के अंदर ही मतलब चैनल के बेड वगैरह में ही खोदे जाएं, जिन्हें इंटरनल बोरोपिट्स कहते हैं। और हाँ, सर्विस रोड्स भी होती हैं जिनका जिक्र आपने पहले किया था। बिल्कुल, नहर प्रणाली ठीक से चलती रहे इसके लिए इंस्पेक्शन जरूरी है, और सर्विस रोड्स इसमें मदद करती हैं, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए भी। ठीक है, तो ये थे नहर के क्रॉस सेक्शन के मुख्य घटक। अब एक बड़े विषय पर आते हैं, नहरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। स्रोत इन्हें मेरे ख्याल से 7 अलग-अलग आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार क्या है? पहला आधार है आपूर्ति के स्रोत की प्रकृति, मतलब पानी आ कहां से रहा है। इसमें 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है स्थायी नहर, परमानेंट कैनाल। ये किसी स्थायी स्रोत से जुड़ी होती है, जैसे कोई बांध या बैराज। ये फिर 2 तरह की हो सकती है, पेरेनियल
जिसमें साल भर पानी रहता है, और नॉन पेरिनियल, जिसमें साल के कुछ महीनों में ही पानी आता है, जैसे बाढ़ के समय या किसी खास मौसम में। दूसरा मुख्य प्रकार है इनंडेशन नहर। इसे पानी तभी मिलता है जब नदी में बाढ़ आती है और पानी का लेवल बढ़ जाता है। इनके कोई परमानेंट हेडवर्क्स नहीं होते। अच्छा, दूसरा आधार है नहर के कार्य पर, मतलब फंक्शन पर। हाँ, इसमें एक है फीडर नहर। इसका काम सिर्फ दूसरी नहर को पानी फीड करना होता है। इससे सीधी सिंचाई नहीं होती, जैसे इंदिरा गांधी फीडर कैनाल एक उदाहरण है। जबकि कैरियर नहर वो होती है जो खुद भी सिंचाई करती है और दूसरी नहर को पानी भी सप्लाई करती है। तीसरा वर्गीकरण डिस्चार्ज और महत्वों पर आधारित है। इसमें वो मेन, ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह आते हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। जी हाँ, संक्षेप में फिर से देख लेते हैं। मेन कैनाल सबसे बड़ी होती है, डिस्चार्ज 10 क्यूमेक से ज़्यादा। सीधी सिंचाई नहीं करती, ब्रांच या डिस्ट्रीब्यूटरी को फीड करती है। ब्रांच कैनाल मेन कैनाल से निकलती है, डिस्चार्ज 5 से 10 क्यूमेक के बीच। बड़ी ब्रांच से सीधी सिंचाई नहीं होती, पर छोटी ब्रांच से हो सकती है। ये मेजर या माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को फीड करती है। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी ये ब्रांच या कभी-कभी मेन कैनाल से निकलती है, डिस्चार्ज 0.25 से 5 क्यूमेक। इससे सीधी सिंचाई होती है। ये वाटर कोर्स को फीड करती है। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच से निकलती है, डिस्चार्ज 0.25 क्यूमेक से भी कम। इससे भी सीधी सिंचाई होती है। वाटर कोर्स या फील्ड चैनल ये डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच से निकलकर पानी को बिल्कुल खेत तक ले जाते हैं। आउटलेट के बाद इनकी देखरेख किसानों की जिम्मेदारी होती है। ये पूरा हायरार्की समझना जरूरी है कि पानी कैसे ऊपर से नीचे तक पहुंचता है। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है अलाइनमेंट के आधार पर, मतलब नहर किस रास्ते पर बनी है। हाँ, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अलाइनमेंट तय करता है कि नहर से कितनी जमीन सिंचित हो पाएगी और उसे बनाने में कितनी लागत आएगी, खासकर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के मामले में। इसमें 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, वाटरशेड या रिज नहर। ये इलाके की सबसे ऊंची लाइन, जिसे रिज लाइन या वाटरशेड कहते हैं, उसके साथ साथ बनाई जाती है। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दोनों तरफ सिंचाई कर सकती है, क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह पर है तो कमांड एरिया ज्यादा होता है, और क्योंकि ये पानी के बहाव की दिशा में सबसे ऊपर है, इसे प्राकृतिक नालों को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स CDW की जरूरत नहीं होती या बहुत कम होती है। लेकिन नुकसान यह है कि ये हर जगह बनाना संभव नहीं। खासकर पहाड़ी इलाकों में ऐसी सीधी रिज लाइन मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार? दूसरा है कॉन्टूर नहर। ये पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये जमीन की कॉन्टूर रेखाओं के लगभग समानांतर बनाई जाती है। इसमें क्या खास है? खास ये है कि ये पहाड़ों में बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरफ सिंचाई कर सकती है, नीचे वाली ढलान की तरफ। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे बहुत सारे प्राकृतिक नालों को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि नाले आमतौर पर कंटूर के लंबवत बहते हैं। इसलिए इसमें बहुत सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाने पड़ते हैं, जो काफी महंगा हो सकता है। और तीसरा? साइड स्लोप नहर। हाँ, साइड स्लोप नहर। ये कंटूर रेखाओं के लगभग लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर बनाई जाती है। इसका फायदा ये है कि ये अक्सर प्राकृतिक नालों के समानांतर चलती है, इसलिए इसे भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की जरूरत लगभग नहीं पड़ती। लेकिन इसका कमांड एरिया थोड़ा सीमित हो सकता है और ये हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, यानी वो स्ट्रक्चर्स जो नहर और नाले के इंटरसेक्शन पे बनते हैं, इनका खर्चा अलाइनमेंट पे बहुत निर्भर करता है। पांचवा वर्गीकरण है वित्तीय आउटपुट पर। फाइनेंशियल आउटपुट। जी, इसमें एक है प्रोडक्टिव नहर, मतलब जिससे इतनी आमदनी हो, रेवेन्यू आए कि वो अपनी लागत और रखरखाव का खर्चा निकाल ले और शायद कुछ मुनाफा भी दे। दूसरी है प्रोटेक्टिव नहर। ये खासकर उन इलाकों में बनाई जाती है जहां अकाल पड़ता है या पानी की बहुत कमी है। इसका उद्देश्य राहत पहुंचाना होता है, रेवेन्यू कमाना नहीं। छठा वर्गीकरण उस मिट्टी पर आधारित है जिसमें नहर बनी है। हाँ, एक होती है एलुवियल नहर, जो एलुवियल मिट्टी में बनती है। ये वो मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई और जमा की जाती है। ये नरम होती है, इसमें नहर बनाना आसान होता है, लेकिन इसमें मियांडरिंग वगैरह की समस्या हो सकती है। दूसरी है नॉन एलुवियल नहर, जो ऐसी मिट्टी में बनती है जो चट्टानों के टूटने फूटने से बनी हो। ये सख्त होती है, इसमें नहर बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन अच्छा मिलता है। और आखिरी सातवां वर्गीकरण लाइनिंग के आधार पर है। ये बहुत सीधा है। अनलाइंड नहर
यानी कच्ची नहर, जिसके बेड और किनारे मिट्टी के ही होते हैं। इसमें सीपेज लॉस, पानी का रिसाव बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी है लाइन्ड नहर। इसके बेड और किनारों पर कंक्रीट, ईंट या किसी और अभेद्य पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है, लाइनिंग कर दी जाती है। इसका मकसद सीपेज लॉस कम करना है। हाँ, मुख्य उद्देश्य सीपेज लॉस कम करना है। इससे पानी बचता है, वाटर लॉगिंग कम होती है और नहर में घास वगैरह भी कम उगती है, तो रखरखाव भी कम होता है। लेकिन हाँ, लाइनिंग करने में खर्चा ज्यादा आता है। तो ये हो गए नहरों के वर्गीकरण के 7 अलग-अलग आधार। अब कुछ जरूरी शब्दावली देख लेते हैं जो स्रोत में बार-बार आती हैं, जैसे ग्रॉस कमांड एरिया या GCA। ये क्या होता है? GCA, ग्रॉस कमांड एरिया, मतलब वो कुल क्षेत्रफल जो किसी नहर प्रणाली की हद में आता है, जहां तक सैद्धांतिक रूप से, मतलब थ्योरेटिकली, पानी पहुंचाया जा सकता है अगर पानी उपलब्ध हो तो। इसमें खेती करने लायक जमीन और वो जमीन जिस पर खेती नहीं हो सकती, जैसे सड़कें, गांव, बंजर भूमि, सब शामिल होता है। और कल्चरबल कमांड एरिया या CCA? CCA, कल्चरबल कमांड एरिया, उस GCA का वो हिस्सा है जिस पर वाकई खेती की जा सकती है, कल्टिवेबल लैंड। तो CCA निकालने के लिए हम GCA में से गैर खेती योग्य जमीन घटा देते हैं। CCA = GCA माइनस नॉन कल्चरेबल एरिया। सिंचाई की जो भी योजना बनती है वो असल में CCA को ध्यान में रखकर ही बनती है। और एक टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की तीव्रता। ये क्या दर्शाती है? ये बताती है कि एक साल में CCA के कितने प्रतिशत हिस्से पर सिंचाई करने का प्रस्ताव है या कितनी सिंचाई असल में की जा रही है। इसे अक्सर अलग-अलग मौसमों के लिए बताया जाता है, जैसे खरीफ की इंटेंसिटी, रबी की इंटेंसिटी। फिर इन सबको जोड़कर वार्षिक इंटेंसिटी निकाली जाती है। क्या ये 100% से ज्यादा हो सकती है? स्रोत में ऐसा लिखा है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर एक ही खेत में साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं और दोनों को सिंचित किया जाता है, तो उस खेत का एरिया 2 बार गिना जाएगा। तो वार्षिक इंटेंसिटी 100% से ज्यादा हो सकती है। स्रोत में 100 से 180% की रेंज भी बताई गई है। इसका एक कारण ये भी है कि पूरे CCA को एक साथ एक ही समय पर पानी नहीं दिया जाता, ताकि वाटर लॉगिंग न हो, मिट्टी में लवणता न बढ़े। ये पानी के बेहतर प्रबंधन का हिस्सा है। आखिर में स्रोत नेट और ग्रॉस सोंद एरिया और नेट और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया में फर्क बताते हैं। ये क्या है? हाँ, ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। संक्षेप में समझें तो नेट एरिया वो जमीन है जिस पर साल में सिर्फ एक बार बुआई हुई हो या सिर्फ एक बार सिंचाई हुई हो, जबकि ग्रॉस एरिया में नेट एरिया तो शामिल होता ही है, साथ में वो एरिया भी जुड़ जाता है जिस पर साल में एक से ज्यादा बार बुआई या सिंचाई हुई हो, और उस हिस्से को उतनी ही बार गिना जाता है जितनी बार उस पर फसल लगी या सिंचाई हुई। इसलिए ग्रॉस एरिया हमेशा नेट एरिया के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। तो आज हमने नहरों की, कह सकते हैं, पूरी दुनिया को काफी विस्तार से खंगाला। उनकी परिभाषा से लेकर उनके वर्गीकरण, उनके डिजाइन के अहम पहलू जैसे बर्म्स, फ्रीबोर्ड, साइड स्लोप्स। हमने वाराबंदी जैसी वितरण प्रणालियों को समझा और GCA, CCA, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के मतलब भी जाने। बिल्कुल, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहर का अलाइनमेंट चुनना, जैसे रिच पर बनाएं या कंटूर पर, ये सिर्फ रास्ता तय करना नहीं है। ये सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि कितने क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाने पड़ेंगे, कितना खर्चा आएगा और कितना इलाका असल में सिंचित हो पाएगा। इसी तरह लाइनिंग करनी है या नहीं, ये फैसला भी पानी बचाने और शुरुआती लागत बनाम लंबे समय के रखरखाव के खर्चों के बीच एक संतुलन बनाने का बड़ा निर्णय है। और जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं और हम सब जानते भी हैं, पानी लगातार एक ज्यादा कीमती संसाधन बनता जा रहा है। तो ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में हम अपनी नहर प्रणालियों को और ज्यादा कुशल और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। क्या सिर्फ नहरों को पक्का कर देना, लाइनिंग कर देना ही काफी होगा, या हमें वाराबंदी जैसे वितरण के तरीकों को और बेहतर और सटीक बनाना होगा, या फिर शायद स्मार्ट सिंचाई तकनीकों को, टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा ताकि पानी की हर बूंद का सही और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो सके? ये एक सोचने वाला सवाल है ना? निश्चित रूप से तकनीक और प्रबंधन दोनों स्तरों पर लगातार सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है और जरूरत भी है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि नहरों से जुड़ी ये जानकारी सभी के लिए उपयोगी साबित होगी।